इधर इधर ध्यान दो। चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किए थे इंटरनल ट्रेड। इसके अंदर सबसे पहले मीनिंग कवर किए थे इंटरनल ट्रेड का। इंटरनल ट्रेड मतलब गुड्स और सर्विस को बेचना, बाइंग एंड सेलिंग करना, और अपना मेन मोटिव रहेगा प्रॉफिट कमाना। फिर सेकंड पॉइंट इसमें था जो भी गुड्स एंड सर्विस बेचा जाएगा वो जोग्राफिकल बाउंड्री या जोग्राफिकल लिमिट के अंदर ही बेचा जाएगा। इसको होम ट्रेड और इनलैंड ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। और अगला एक पॉइंट था कि जो भी रिसिप्ट होगा, वो रिसिप्ट या पेमेंट होगा, वो कंट्री का नेशनल करेंसी मतलब होम करेंसी में होगा। और बन भी इंडिया के अंदर रहा है, कंजम्पशन भी इंडिया के अंदर ही हो रहा है, तो कोई एक्साइज ड्यूटी या कस्टम ड्यूटी पे करने का जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड में हम लोग आए थे। दो तरीके का था, होलसेल ट्रेड और रीसेल ट्रेड, जिसमें पहला पढ़े थे होलसेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड का मतलब जब लार्ज क्वांटिटी में डील करते हैं उसको होलसेल ट्रेड बोलते हैं, और जो भी पर्सन ये काम को करता है उसको होलसेलर बोलते हैं। होलसेलर एक मिडिलमैन की तरह काम करता है बिटवीन मैन्युफैक्चरर और रिटेलर, दोनों के बीच में मिडिलमैन की तरह काम करता है। इसके हम लोग फीचर्स भी देख लिए थे। इंपॉर्टेंट था सर्विसेज ऑफ होलसेलर। मैन्युफैक्चरर के प्रति 4 सर्विस था। क्या क्या? पहला, facilitate large scale of production. Second, bearing risk, सारा रिस्क भाई bear करता है। थर्ड, फाइनेंशियल असिस्टेंस। और फोर्थ, एक्सपर्ट एडवाइस, एक्सपर्ट एडवाइस देने का भी काम करता है। और इसमें सर्विस टू रिटेलर, इसमें भी 4 पॉइंट पड़े थे। पहला क्या था? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, गुड्स का अवेलेबिलिटी करके देता है। सेकंड, मार्केटिंग सपोर्ट, मार्केटिंग सपोर्ट या असिस्टेंस दोनों ही चल जाएगा। जो भी मार्केटिंग ड्यूटीज है वो सारा होलसेलर पे करता है। थर्ड पॉइंट क्या था? लैंड ऑफ, अच्छा, ग्रांट ऑफ क्रेडिट। हाँ, उसको ग्रांट भी बोलते हैं, ग्रांट भी बोलते हैं। तो ग्रांट ऑफ क्रेडिट मतलब पैसा देने का भी काम करता है, कई बार एडवांस वगैरह में। और फोर्थ पॉइंट क्या था इसमें? स्पेशलाइज नॉलेज। कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट किए थे? फिर ये रिटेल स्टार्ट हो गया था ना। रिटेलर जो होता है वो लास्ट लिंक आता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में। उसके बाद पढ़े थे रिटेलर, रिटेल ट्रेड मतलब वो जो भी गुड्स को बेचेगा वो स्मॉल लॉट्स में बेचेगा, छोटे छोटे लॉट्स में। रिटेलर जो होता है वो मिडिलमैन की तरह काम करता है बिटवीन होलसेलर एंड ये जो कस्टमर है, उन दोनों के बीच में मिडिलमैन की तरह काम करता है। बस इतना ही लिखे थे क्या? ठीक है। और ये अगर कोई डोर टू डोर, घर घर जाके भी बेच रहा है उसको भी हम लोग रिटेलर बोलेंगे। कोई टेलीविजन के थ्रू बेच रहा है तो भी रिटेलर है, कोई टेलीफोन में बेच रहा है तो भी रिटेलर, और कोई इंटरनेट में भी बेच रहा है तो भी रिटेलर। तो जरूरी नहीं है उसके लिए दुकान होना जरूरी है। दुकान के अलावा ये सब लोग को भी हम लोग रिटेलर में कैटेगराइजेशन करेंगे। अब अगला हेडिंग लिखो, फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, फीचर्स बताओ रिटेल ट्रेड का। पहला पॉइंट लिखो फीचर्स में, retailer is the last link, retailer is the last link in the distribution chain, क्योंकि इसके बाद और कोई नहीं रहता, फिर डायरेक्ट कस्टमर को सामान मिल जाता है। सेकंड पॉइंट, retailer sells the goods or service directly to customer। retailer डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेचता है। retailer sells the goods or service directly to customers। अगला थर्ड पॉइंट, retailers deals with a variety of product। जो रिटेलर होता है उसको अपने दुकान में अलग अलग कंपनी का अलग अलग टीवी का साइज रखना पड़ेगा, अलग अलग वॉशिंग मशीन रखना पड़ेगा, क्योंकि हर कस्टमर का नीड एंड वांट अलग अलग होता है। फोर्थ पॉइंट, रिटेलर जो होता है वो सेल करता है और बाय करता है बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी। वो होलसेलर जैसा बहुत बल्क में नहीं खरीदता है, कम क्वांटिटी खरीदता है और कम क्वांटिटी बेचता है। फिर ये वाला को फिफ्थ पॉइंट कर लो, रिटेलर मेंटेन पर्सनल रिलेशन। जो किराना दुकान वाले होते हैं ये बहुत पर्सनल रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं अपने कस्टमर के साथ, क्योंकि जितना अच्छा व्यवहार करेंगे, जितना अच्छा रिलेशन बना के रखेंगे, कस्टमर दोबारा उस दुकान में आएगा।
Retailer maintains personal relation with the customer. फिर उसके बाद 6th पॉइंट, रिटेलर में कॉन्टैक्ट द कस्टमर, टेलीफोन के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकता है, कॉल करके कि आप हमारे दुकान से सामान खरीदिए, इंटरनेट के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकता है, टीवी के थ्रू कर सकता है, और उसका शोरूम वगैरह रिटेल आउटलेट वगैरह रहता है, कहीं से भी कॉन्टैक्ट कर सकता है। और लास्ट पॉइंट, रिटेलर जो है वो मिडिल मैन की तरह काम करता है बिटवीन होलसेलर एंड कस्टमर। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ रिटेल ट्रेड, तो एटलीस्ट तीन चार तो आराम से याद हो ही जाएगा। ये लास्ट लिंक है डिस्ट्रीब्यूशन चेन का, रिटेलर डायरेक्टली सामान बेचता है कस्टमर को, उसके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रहता है, वो स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है, बहुत अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखता है वो अपने कस्टमर के साथ, वो अपने कस्टमर को अलग अलग तरीके से कांटेक्ट कर सकता है, टेलीफोन में कांटेक्ट कर लेगा, इंटरनेट के थ्रू कांटेक्ट करेगा, टीवी के थ्रू कांटेक्ट करेगा, या अपना आउटलेट बना के कांटेक्ट करेगा, और वो एक मिडिल मैन की तरह काम करता है बिटवीन होलसेलर एंड कस्टमर, दोनों के बीच में एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है। इसको बॉक्स में डाल दो कीवर्ड, जैसे लास्ट लिंक है, डायरेक्टली सामान बेचता है कस्टमर को, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स रखना पड़ता है, जनरली ये स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है, इसको अपने कस्टमर के साथ पर्सनल रिलेशन मेंटेन करके रखना पड़ता है, ये टेलीफोन इंटरनेट के थ्रू कांटेक्ट करता है, और ये एक मिडिल मैन है होलसेलर और कस्टमर के बीच। ये कीवर्ड है, कीवर्ड हाईलाइट रखोगे या बॉक्स में रखोगे तो बाकी पूरा पॉइंट याद आ जाएगा। लास्ट लिंक, फिर डायरेक्टली कस्टमर के साथ, डायरेक्टली कस्टमर को सामान बेचता है, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स रखता है, स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है, ये होलसेलर जैसा लार्ज क्वांटिटी बल्क क्वांटिटी में डील नहीं करता, पर्सनल रिलेशन मेंटेन करके रखता है कस्टमर के साथ, टेलीफोन इंटरनेट टीवी के थ्रू कांटेक्ट करता है, और ये एक मिडिल मैन की तरह काम करता है बिटवीन होलसेलर एंड कस्टमर, होलसेलर और कस्टमर के बीच एक मिडिल मैन की तरह ये काम करता है। हो गया लिखना? ठीक है, बताओ कुछ। पॉइंट 1 क्या क्या था रिटेलर का? ये लास्ट लिंक की तरह काम करता है। लास्ट लिंक किसमें लास्ट लिंक है? ये डिस्ट्रीब्यूशन चेन, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन चेन या चैनल है उसका ये लास्ट लिंक है। फिर और पॉइंट, स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है, और थर्ड, हाँ मिडिल मैन, हाँ करेक्ट है, मिडिल मैन की तरह काम करता है बिटवीन होलसेलर एंड कस्टमर। और पॉइंट, इंटरनेट टेलीफोन या टीवी ये सब के थ्रू कांटेक्ट करता है, और डायरेक्टली सामान कस्टमर को बेचता है, और याद करो कुछ कुछ पॉइंट, वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स रखता है। तो ये बहुत सिंपल है, बस तुम लोग कीवर्ड भी याद कर लिए ना, तीन चार चल जाएगा। पर्सनल रिलेशन मेंटेन करके रखता है, तो एक और पॉइंट पर्सनल रिलेशन, जितना अच्छा वो कस्टमर के साथ रिलेशन बनाएगा कस्टमर दोबारा उसके दुकान में दौड़ते भागते जाएगा। तो लास्ट लिंक है, स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है, मिडिल मैन है ये बिटवीन होलसेलर एंड कस्टमर, इंटरनेट टेलीविजन टीवी, और एक क्या था, टेलीफोन, ये सब के थ्रू ये कांटेक्ट करता है, डायरेक्टली सामान बेचता है, अपने दुकान में वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट स्टोर करता है क्योंकि हर कस्टमर का अलग अलग टेस्ट एंड प्रेफरेंस होता है, और कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रखता है। अब अगला हेडिंग लिखो, सर्विसेज ऑफ रिटेलर। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे वो था सर्विसेज ऑफ होलसेलर, अब हम लोग पढ़ रहे हैं सर्विसेज ऑफ रिटेलर। सर्विसेज ऑफ रिटेलर, रिटेलर दो लोग को सर्विस देता है, एक होलसेलर को, और बुक में मैन्युफैक्चरर भी दिया ही है, मतलब वो होलसेलर भी ले गया और उससे पहले वाला मैन्युफैक्चरर को भी सर्विस देता है, ऐसा लिखा है, क्योंकि वो जो रिटेलर होता है वो होलसेलर को बताता है, होलसेलर अपना बात मैन्युफैक्चरर को बताता है। और दूसरा ये सेवाएं देता है कस्टमर को, दो लोगों का ये हेल्प करता है, सर्विस देता है, पहला होलसेलर को और दूसरा कस्टमर को।
होलसेलर के साथ साथ ही बुक में मैन्युफैक्चरर भी लिख दिए हैं। वैसे लिखना तो नहीं चाहिए था क्योंकि ये होलसेलर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, मैन्युफैक्चरर के साथ रिटेलर का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी बुक में हेडिंग में मैन्युफैक्चरर को भी ऐड ऑन किए हैं। सर्विसेज टू होलसेलर स्लैश मैन्युफैक्चरर और दूसरा सर्विसेज टू कस्टमर। पहला हेडिंग लिखो सर्विसेज टू होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। रिटेलर क्या क्या सर्विस देता है, जो सामान को बनाया उसका प्रोड्यूसर को और उसके रिटेल और जो उसका होलसेलर है उसको। मैन्युफैक्चरर जो गुड्स बनाएगा वो देगा होलसेलर को, होलसेलर जो गुड्स बनाएगा वो देगा रिटेलर को, और फाइनली वो गुड्स को बेचेगा कौन, होलसेलर, मैन्युफैक्चरर या रिटेलर? रिटेलर। तो उनका गुड्स को बेचने में जो मेन हेल्प करता है वो रिटेलर रहता है। तो पहला पॉइंट लिखो, हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अगर रिटेलर नहीं होगा तो उन लोग सामान बेच ही नहीं पाएंगे, तो ये रिटेलर के हेल्प से सामान उन लोग बेच पाते हैं। तो फाइनली उनको सामान पहुंचाने का काम करता है रिटेलर। तो इस तरीके से रिटेलर जो है वो हेल्प कर रहा है होलसेलर का भी और वो हेल्प कर रहा है मैन्युफैक्चरर का भी। स्कैटर्ड कस्टमर मतलब कस्टमर बहुत बिखरे हुए हैं अलग अलग जगह में, तो उन लोग को जो सामान में फाइनली देने का जो काम करता है वो होता है रिटेलर। अगला सेकंड पॉइंट, पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब होता है लोग को कन्विंस करना कि खरीद लो, ये बहुत बेस्ट सामान है, इसको परचेज करोगे, मार्केट में इसी का डिमांड चल रहा है, सब लोग इसी को परचेज कर रहे हैं। तो जब कोई अपना एफर्ट्स लगाता है, अपना मेहनत लगाता है, उसको बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। तो रिटेलर ही होता है जो कस्टमर को मोटिवेट करता है, उनको कन्विंस करता है कि ये सामान लेके जाओ, बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो है पर्सनल सेलिंग। इसके अंदर का पॉइंट लिखो, बाई अंडरटेकिंग पर्सनल सेलिंग एफर्ट्स द रिटेलर हेल्प producers or wholesalers of this activity and them and help them greatly in proven of sales, in increasing sales. By undertaking personal selling efforts, the retailer help producer or wholesaler of this activity and help them greatly in increasing sales. तो कई बार वो सामान का बहुत ज्यादा तारीफ करता है, कई बार वो सामान को घर घर ले जाके बेचता है कि ये सामान ले लो, ये बहुत अच्छा सामान आया है। तो उसी को बोला जाता है पर्सनल सेलिंग, जब कस्टमर को हम लोग बहुत अच्छे से कन्विंस करते हैं। तो कस्टमर को कन्विंस करने का काम जो रहता है वो भी रिटेलर का ही रहता है। और एक पॉइंट लिखो, एनेबलिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। एनेबलिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इसके अंदर का पॉइंट, द प्रेजेंस ऑफ रिटेलर मेक मैन्युफैक्चरर the presence of retailer make manufacturer and wholesaler free from trouble of making individual sale to customer in small quantity। मतलब वही लिखा है कि जो रिटेलर होता है वो सामान बेच देता है, तो सारा जो झंझट है सामान बेचने का वो रिटेलर का रहता है, होलसेलर इससे बच जाता है, मैन्युफैक्चरर इससे बच जाता है, उनका एक तरीके से हेल्प हो जाता है। तो तीनों पॉइंट देखा जाए तो एक ही जैसा, उसको बस घुमा फिरा के लिख दिए हैं। पहला पॉइंट लिखा है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स करता है, सेकंड लिखा है लोगों को मोटिवेट करता है और गुड्स बेचता है, और तीसरा लिखा है वो ज्यादा प्रोडक्शन करने से, मतलब अगर मैन्युफैक्चरर ज्यादा बनाया है तो मेन जो बेचने का काम करेगा वो रिटेलर करेगा। तो रिटेलर उनको बर्डन से मुक्त कर देता है, उनको जो भी ट्रबल होने वाला रहता है होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को वो नहीं होता है, क्योंकि रिटेलर बेचने का जिम्मेदारी लेता है। हेडिंग ही याद करना है, बाकी अंदर कंटेंट लिख सकते हो, हेडिंग इंपॉर्टेंट है।
हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, पर्सनल सेलिंग, उनको कन्विंस करता है कस्टमर को कि आप यहाँ से सामान खरीद लो, एंड एनेबलिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो जो भी रिटेलर होता है वही सारा जिम्मेदारी उठाता है सामान को सेल करने का स्मॉल क्वांटिटी में, तो बाकी दो लोग मैन्युफैक्चरर और होलसेलर ट्रबल से बच जाते हैं, इनको ट्रबल में नहीं जाना पड़ता। क्या क्या था 3 पॉइंट? पहला हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल, और पर्सनल सेलिंग, घर घर जाके सामान बेचेगा, लोगों को मोटिवेट करेगा कि सर ये सामान ले जाओ, वो गया पर्सनल सेलिंग। और थर्ड पॉइंट एनेबलिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, हो गया ना इनो? अगला लिखो, सर्विसेज टू कस्टमर। अब हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि किराना दुकान वाले क्या क्या सुविधा देते हैं कस्टमर को, जो भी उसके यहाँ दुकान से सामान लेने आते हैं, किराना दुकान वाले उनका क्या क्या हेल्प करते हैं, क्या क्या सर्विस देते हैं। सबसे पहला, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। रिया बताएगी, रिया इसका मतलब क्या हुआ? ये हम लोग पढ़े हैं पहले भी, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले चैप्टर में पढ़े थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स कस्टमर के अंदर। इसमें अभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं जो किराना दुकान वाला होता है, किराना दुकान वाला क्या क्या करेगा कस्टमर के लिए, कस्टमर का सर्विस देने के लिए, कस्टमर को हेल्प करने के लिए। तो उसमें पहला है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। इसका मतलब नहीं पता? हाँ बता, गीतिका बताइए, गीतिका क्या पॉइंट में बोल रहे हैं? हाँ करेक्ट। ऐसा नहीं होना है कि मान लो दुकान में फॉर एग्जांपल मेरा जनरल स्टोर में दिव्यांशु आई है, वो बोली कि कोलगेट का टूथपेस्ट दो, तो वो लेके चलेगी, नेक्स्ट महीने आई, मैं बोल रहा हूँ नहीं नहीं डाबर ले जा, खत्म हो गया कोलगेट, फिर वो बोलेगी नेक्स्ट मंथ डाबर दे दो, मैं बोला नहीं नहीं पतंजलि लेकर चले जा। तो ये क्या होगा, ऐसे में कस्टमर मेरे दुकान में आएगा ही नहीं, वो बोलेगा मैं इसके मर्जी से टूथपेस्ट लूं या मेरे मर्जी से टूथपेस्ट लूं, तो इस वजह से वो कभी आएगा ही नहीं दुकान में। इसीलिए एक किराना दुकान तब ज्यादा बेटर रहेगा जब वो रेगुलर अपने गुड्स मेंटेन कर रहा है, जो भी कस्टमर आ रहा है उसको गुड्स वहां मिल जा रहा है, ऐसा नहीं कि उसको सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ये नहीं लेना पड़ रहा है उसके जगह दूसरा लेना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यही लिखा है रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, सामान ऐसा रखो कि वो रेगुलर अवेलेबल रहे, जो आपका कस्टमर है वो किसी दूसरे के दुकान में ना जाए। इसके अंदर का पॉइंट लिखो, अ रिटेलर मेक्स अवेलेबल, अ रिटेलर मेक्स अवेलेबल टू द कस्टमर ऑल टाइप्स ऑफ कमोडिटी। रिटेलर हमेशा कोशिश करता है कि मैं हर तरीके का सामान बेचूं, हर तरीके का सामान रखूं दुकान में, कि कोई भी कस्टमर आए तो उसको खाली हाथ ना जाना पड़े, वो कुछ ना कुछ तो परचेज करके जाए। अ रिटेलर मेक्स अवेलेबल, अ रिटेलर मेक्स अवेलेबल to the customer all types of commodity. Second point, consumer can conveniently buy the required product at one place. तो कस्टमर को भी अच्छा सुविधा लगता है कि मैं अगर ये दुकान में आया हूं तो मेरे को सब कुछ मिल जाएगा, नहीं तो उसको 50 चीज के लिए अलग अलग दुकान जाना पड़ेगा अगर उसको एक जगह में पूरा सोल्यूशन नहीं मिला तो। रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, a retailer makes available to all customers, नहीं, to the customer all type of commodities। और सेकंड पॉइंट है कंज्यूमर कैन कन्वीनियंटली, कंज्यूमर को भी बहुत कन्वीनियंट होता है कि उसको एक ही दुकान में सारा सामान मिल जाए। अगला सेकंड पॉइंट, न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। मार्केट में कुछ भी नया आया है तो अगर हम लोग दुकान में जाएंगे, किराना दुकान वाले बताएंगे कि ये वाला सामान ले जाओ, बॉर्नविटा के साथ ये फ्री आया है, हॉर्लिक्स के साथ ये फ्री आया है। न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। अभी तुम लोग में से कोई हॉर्लिक्स वगैरह नहीं पीता होगा ना, है? हॉर्लिक्स बॉर्नविटा पहले फ्री बहुत मिलता है, दिव्यांशु पीती है क्या बॉर्नविटा? हॉर्लिक्स पहले बहुत फ्री मिलता था, इतना आइटम फ्री मिलता था ना, मैं तो ये अभिनव का दुकान जाता था ना, वो मेरे को तुरंत बता देते थे कि अप्पू ये वाला सामान फ्री आया है, तो मैं घर आता था, फिर एक हफ्ता तक रोना गाना चालू कि मेरे को चाहिए, उसमें एग्जाम बोर्ड आया, उसमें ये आया, उसमें ज्योमेट्री बॉक्स आया, फिर एक हफ्ते बाद मस्त कूदते जाता था और सामान लेके आता था। पहले बहुत आइटम फ्री आता था, आजकल नहीं है देते उतना कुछ। न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, इसके अंदर लिखो, जो रिटेलर होता है वो कस्टमर को असिस्ट करता है, हेल्प करता है कि कौन से सामान खरीदो। अ रिटेलर, असिस्ट की जगह हेल्प लिख लो, अ रिटेलर हेल्प कंज्यूमर
जहां जहां कंज्यूमर है तुम लोग कस्टमर भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ रिटेलर हेल्प कंज्यूमर इन सेलेक्टिंग द गुड्स। जैसे अगर कोई कस्टमर कंफ्यूज हो गया कि मैं ये कंपनी का जैम लूं या ये कंपनी का जैम लूं, तो जो भी किराना दुकान वाला होगा वो बता देगा कि ये खरीदो, ये लेकर चले जाओ, ये ज्यादा बेटर रहेगा। तो एक तरीके से नया प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सेकेंड पॉइंट, इन मेनी लार्ज रिटेल शोरूम्स, इन मेनी लार्ज रिटेल शोरूम्स सेल्समैन आर अपॉइंटेड। बड़े बड़े शोरूम में सेल्समैन को अपॉइंट किया जाता है, वहां पे ओनर ये सब नहीं बताता है। जैसे गाड़ी उड़ी लेने जाओगे तो वहां सेल्समैन रहेंगे, वो बता देंगे सर ये गाड़ी लो, इसमें ये है, ऐसा है, वैसा है। तो वहां पे ओनर नहीं बताता है, अलग से सेल्समैन को हायर किया जाता है। इन मेनी लार्ज रिटेल शोरूम सेल्समैन आर अपॉइंटेड, यहीं से सेकेंड पॉइंट है। इन मेनी large retail showroom salesmen are appointed who guide the customer in selection by explaining the features and use of different products। तो ये गाड़ी उड़ी के शोरूम में बहुत मिल जाएंगे कि वहां पे सेल्समैन लोग अपॉइंट होते हैं, उन्हीं लोग इतना तारीफ कर देते हैं, ये सामान लेके जाओ, यहाँ ऐसा मिलेगा, इसमें ये फीचर है। मोबाइल लेने भी गए तो दुकान वाला ही बता देगा कि ये वाला मोबाइल लो, इसमें ज्यादा अच्छा है, ऐसा सब कुछ वही बता देगा। तो इसीलिए उन लोग नया इंफॉर्मेशन भी देते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तीसरा पॉइंट लिखो, डेमोन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल सर्विस। डेमोन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल सर्विस, ये इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान वाले जो हो गए, गाड़ी वाले हो गए, इनको डेमोन्स्ट्रेशन देना पड़ता है कि हमारा वॉशिंग मशीन चल रहा है कि नहीं, टीवी प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो कई बार इन लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी देते हैं। तो आफ्टर सेल सर्विस का मतलब क्या हुआ? डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब तो सामान को चला के दिखा रहे हैं कि फ्रिज चल रहा है कि नहीं, वॉशिंग मशीन चल रहा है कि नहीं। आफ्टर सेल सर्विस मतलब, हाँ करेक्ट, रिप्लेसमेंट हो गया, वारंटी हो गया, गारंटी हो गया, वो सबको बोलते हैं आफ्टर सेल सर्विस। तो अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, डेमोन्स्ट्रेशन एंड आफ्टर सेल सर्विस। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब जो किराना दुकान वाला होगा, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वाला या कोई भी, वो उस प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएगा। जैसे किराना दुकान से भी बल्ब वगैरह लोगे तो उन लोग चला के दिखाएंगे कि बल्ब चलता है कि नहीं, तो वो गया डेमोन्स्ट्रेशन करवाना। और आफ्टर सेल सर्विस मतलब वारंटी, गारंटी, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो वो गया आफ्टर सेल सर्विस। लिखो इस पॉइंट को, रिटेलर्स डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ प्रोडक्ट। हर प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके नहीं दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि 1 किलो आटा ले रहा हूं तो लोग रोटी बना के दिखा देंगे, वो सब नहीं होगा। बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह दुकान में वो चला के दिखा देते हैं सामान। रिटेलर्स डेमोन्स्ट्रेट द वर्किंग ऑफ द प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द कस्टमर, कि उनका कस्टमर खुश हो जाए, इसलिए डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं। अगला पॉइंट, रिटेलर ऑल्सो ऑफर आफ्टर सेल सर्विस टू कस्टमर। आफ्टर सेल सर्विस टू कस्टमर, एग्जाम्पल लिख सकते हो, वारंटी, गारंटी, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद कई सारे किराना दुकान वाले होम डिलीवरी सर्विस भी देते हैं कि सामान का बिल दे, मतलब वो प्रोडक्ट दे दो, घर तक पहुंचा देंगे सामान क्या क्या चाहिए, होम डिलीवरी। सम रिटेलर्स मेक अरेंजमेंट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एट द कस्टमर्स डोर स्टेप विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो कई सारे किराना दुकान वाले होम डिलीवरी का भी सुविधा देते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। और ये फिफ्थ पॉइंट, क्रेडिट फैसिलिटी। कई सारे किराना दुकान वाले कस्टमर के नाम का डायरी बना के रखते हैं कि ये कस्टमर इतना उधारी किया है, 10 दिन बाद देगा, 1 महीने बाद देगा। तो इन लोग कई बार क्रेडिट भी देते हैं। क्रेडिट मतलब लोन नहीं देते हैं, उधार में सामान देते हैं, क्रेडिट में सेल करते हैं जो किराना दुकान वाले होते हैं। उससे और अच्छा पर्सनल रिलेशन मेंटेन हो पाता है। तो लास्ट है क्रेडिट फैसिलिटी, पूरा इनका डायरी मेंटेन रहता है, तो जब जब पैसा दिया जाता है यही डायरी से कट वगैरह कर देंगे। Many retailers offer credit facility to their customer।
मेनी रिटेलर ऑफर क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर कस्टमर। बस इतना ही लिखो, एग्जाम्पल लिख लो क्रेडिट सेल, यहाँ कस्टमर तक लिखना है बस, और एग्जाम्पल क्रेडिट सेल। मेनी रिटेलर ऑफर क्रेडिट फैसिलिटी टू देयर कस्टमर। कई सारे किराना दुकान वाले क्रेडिट में सामान देते हैं, तो 1-2 महीने बाद वो पैसा वापस करना रहता है। हेडिंग याद करना पड़ेगा, अंदर का पॉइंट तो तुम लोग भी अपने हिसाब से मोल्ड करके लिख लोगे, हेडिंग इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग पढ़े क्या क्या जो रिटेलर होता है, किराना दुकान वाला होता है, वो कस्टमर को क्या क्या सर्विस देता है। पहला पढ़े कि वो रेगुलर अवेलेबिलिटी करके देता है कस्टमर को, जो प्रोडक्ट चाहिए वो, कि वो एक ही जगह में उसको एक ही जगह में सारा प्रोडक्ट मिल जाए एक ही दुकान में। सेकेंड, न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, मार्केट में कुछ नया प्रोडक्ट भी आया है तो भी वो रिटेलर जो होता है वो हेल्प करता है कस्टमर का कि कौन सा प्रोडक्ट उसको चूज करना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वगैरह सामान में वो डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाता है, और आफ्टर सेल सर्विस जैसे वारंटी वगैरह भी प्रोवाइड करता है। कई बार होम डिलीवरी भी देता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, और कई बार क्रेडिट फैसिलिटी भी देता है, मतलब उधारी में सामान बेच देता है। हाँ हाँ, कौन कौन? नहीं बेच सकता, क्योंकि होलसेलर जब बेचता भी है ना तो वो एक एक क्वांटिटी नहीं बेचता है, अच्छा खासा बड़ा बड़ा पैकेट में बेचेगा, बड़े बड़े डब्बे में बेचेगा, तो कस्टमर इतना बल्क में नहीं खरीदता है। वो रिटेलर दुकान वाला खरीदता है क्योंकि उसको पता है मेरे कस्टमर बहुत लोग आएंगे तो उन लोग खरीद लेंगे। कस्टमर क्यों ही इतना क्वांटिटी परचेज करेगा? आटा लेना है ज्यादा ज्यादा 1 किलो 2 किलो लेगा, 5 किलो लेगा। अब वो जो होलसेलर आएगा वो तो पूरा पिकअप में आटा भर के लाएगा, वो कोई भी कस्टमर उससे परचेज नहीं करेगा वो। हाँ, कई लोग करते हैं, अगर दुकान दुकान खोलें तब चल जाएगा, फिर वो होलसेलर नहीं है, वहां पे होलसेलर इन्वॉल्व ही नहीं है। मैन्युफैक्चर से रिटेलर खरीदा, रिटेलर से कस्टमर, वहां पे बीच में होलसेलर माना ही नहीं जाएगा, उसको डायरेक्ट रिटेलर बोल देंगे। 12th में तुम लोग पढ़ोगे अलग अलग लेवल के होते हैं, जैसे एक होता है जीरो लेवल, जो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, पहला होता है जीरो लेवल। जीरो लेवल का मतलब होता है ये कस्टमर है, मतलब ये मैन्युफैक्चरर जो सामान बनाया है, ये डायरेक्ट अपना सामान बेच दे रहा है कस्टमर को। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जो होलसेलर है, मतलब जो मैन्युफैक्चरर है, वो डायरेक्ट अपना सामान कस्टमर को बेच रहा है। कुछ एग्जांपल बताओ, कब कहाँ ऐसा होता है कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट सामान अपना कस्टमर को बेच दे रहा है? कुछ आइडिया? नो आइडिया। एक्वागार्ड वाले होते हैं, इन लोग का शोरूम वगैरह बना रहता है, हम लोग को अगर परचेज करना है तो जाएंगे इनके दुकान में, शोरूम में, और तुरंत परचेज कर लेंगे। तो एक्वागार्ड वाले मैन्युफैक्चरर लोग हैं, और हम लोग कस्टमर लोग हैं। तो ये हो गया। लेंसकार्ट का शोरूम बना हुआ रहता है, तो लेंसकार्ट वाले मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट कस्टमर उसका शोरूम विजिट करेगा, लेंसकार्ट का कुछ भी लेंस वगैरह परचेज कर लेगा। तो ये सब होता है। हाँ, पटाखा का फैक्ट्री। हाँ, अंडा गांव। अंडा गांव भी है। हाँ, कस्टमर जाके ले सकता है। अच्छा, फिर अच्छा सस्ता मिलता होगा, तो वो जीरो लेवल बोलेंगे फिर। कोई सा भी अगर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट हम लोग परचेज कर रहे हैं तो उसको जीरो लेवल बोल देंगे। वन लेवल कौन सा होगा? बताओ, वन लेवल मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच कौन होगा? रिटेलर। सिर्फ एक रिटेलर होगा, मतलब जैसा अभी गीतिका बोली कि होलसेलर जैसा वो सामान बल्क में खरीदा और अपना ही दुकान डाल दिया है, वो किसी को आगे बेच नहीं रहा है, तो उसको होलसेलर नहीं बोलेंगे, उसको रिटेलर ही बोलेंगे। वो बल्क में खरीद के अपने दुकान में रख दिया, वो डायरेक्ट कस्टमर को बेचेगा। फिर आता है टू लेवल। टू लेवल किसको बोलते होंगे? मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच दो लोग, कौन से दो लोग? होलसेलर और रिटेलर। और एक लास्ट होता है थ्री लेवल। थ्री लेवल में क्या होता है? ये है मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर के बाद होता है एजेंट, एजेंट के बाद का बताओ दो लोग? होलसेलर, होलसेलर के बाद रिटेलर, और फिर फाइनली कस्टमर। बस देखो 12th भी तुम लोग को आ गया। तो देखो हम लोग इंडेक्स में क्या क्या टॉपिक कंप्लीट कर लिए। मीनिंग हो गया अपना, फीचर्स ऑफ इंटरनल ट्रेड हो गया, टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड हो गया। अगला हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। चैप्टर का हम लोग सेकेंड लास्ट टॉपिक में है। ये थर्ड टॉपिक जो था वही लेंदी था, इसी में अपने को ऑलमोस्ट 1.5 क्लास के आसपास लग गया, टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड में। और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है, सर्विस टू होलसेलर, सर्विस टू रिटेलर, ये सब वाला। अब अगला हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ
रिटेल ट्रेड, टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। ऐसा 2 बॉक्स बनाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी चांद सितारा बना लो, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। वो पढ़े होगे ना, हॉकर, पेडलर, चीप जैक, स्ट्रीट वेंडर, वो सब इसमें पढ़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड का 2 बॉक्स बनाओ, इटनरेंट्स और फिक्स शॉप रिटेलर्स। ITINERANTS, इटनरेंट्स, उसको आइटिनरेंट्स भी बोलते हैं और इटनरेंट्स भी बोलते हैं। अगला सेकंड, फिक्स शॉप रिटेलर। तो बताओ दोनों में फर्क क्या होगा, इटनरेंट्स और फिक्स शॉप रिटेलर में? एक पर्टिकुलर जगह में शॉप होगा, और इटनरेंट्स जगह नहीं होगा, कभी ऐसा गाड़ी में चलाते हुए बेच रहे हैं, कभी वेडनेसडे मार्केट आए इधर बेच रहे हैं, कभी उधर बेच रहे हैं। तो ये वाला याद रखना, इटनरेंट्स का खुद का अपना कोई जगह नहीं होता है, और फिक्स शॉप रिटेलर का इनका पर्टिकुलर अपना अलग सा दुकान होता है, वही वहां अपना सेल करते हैं। इटनरेंट्स के 4 पार्ट, हॉकर्स एंड पेडलर्स, हॉकर्स एंड पेडलर्स, इंपॉर्टेंट है ये सब, एग्जाम में आता है, एक्सप्लेन करो इटनरेंट्स को। हॉकर्स एंड पेडलर्स, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स, और 4th है चीप जैक्स। तो ये 4 लोग ही होते हैं मार्केट में, बचेली में जो भी जिसका भी फिक्स्ड दुकान नहीं होगा वो ये 4 में आएगा, कहीं ना कहीं ये 4 के अंदर ही आएगा, अगर किसी का फिक्स दुकान नहीं है तो। वो जब हम लोग इसको पढ़ेंगे अभी डिटेल में तब समझ आएगा। तो जिनका भी कोई फिक्स्ड जगह नहीं होता है वो ये 4 जगह से ही धंधा करते हैं, या तो वो हॉकर एंड पेडलर है, या तो वो पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर है, या तो वो स्ट्रीट ट्रेडर है, या तो वो चीप जैक्स है। हॉकर एंड पेडलर्स, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स, स्ट्रीट ट्रेडर और चीप जैक। फिक्स शॉप रिटेलर में ऐसा 2 बना लो, स्मॉल स्केल शॉप, लार्ज स्केल शॉप, इसको लिखने का जरूरत नहीं है। लार्ज स्केल शॉप के अंदर ये चारों लिखो, डिपार्टमेंटल स्टोर, जैसे मॉल वगैरह हो गया, ये डिपार्टमेंटल स्टोर है, एक ही जगह में सब कुछ सामान मिल जाता है। चेन स्टोर, जैसे बाटा कंपनी का हो गया, शोरूम्स मन लगा के रखते हैं। फिर लेंसकार्ट का हो गया, नायका का हो गया, तो ये सब हो गए चेन स्टोर। मेल ऑर्डर रिटेलिंग, इसको समझेंगे, और ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। स्मॉल स्केल शॉप अपने सिलेबस में नहीं है, बस को लिख के रखो, अंदर का पॉइंट नहीं लिखना है। लार्ज स्केल शॉप में 4 कैटेगरी है, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मेल ऑर्डर रिटेलिंग, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन क्या होता है, उसे क्या बाइंड करते हैं, बाइंडिंग, क्या होता होगा ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन? हाँ हाँ करेक्ट, ये वाला, ये जियान के घर के सामने है ना, जहाँ पे वैसा पैसा डालते हैं, सिक्का डालते हैं, और फिर जो भी हमें सामान चाहिए उसको मिल जाता है, उसी को बोलते हैं वेंडिंग मशीन। कि वहां पैसा डाले, जो भी चाहिए उसको सेलेक्ट कर दो और फिर मिल जाएगा सामान। ये अपने बचेली उचेली में नहीं है, दंतेवाड़ा में है, मतलब पानी मिलता है, 1 रुपए डालने से 1 लीटर पानी मिलता है। दंतेवाड़ा का जो बस स्टैंड है ना, वहां जाना एकदम अंदर साइड, 1 रुपए डालने से 1 लीटर पानी मिलता है। ऐसा टाइप का रहन सहन बड़ा मस्त है, वो भी रात में कांच उच तोड़ के यहाँ से ले जाएंगे इसीलिए यहाँ वाले लोग ये सब नहीं बनाते। यहाँ पे वो पानी का जो समर में खोलते हैं पानी पीने, उसमें भी वो ताला लगा के रखना पड़ता है चेन से। ऐसे लोग हैं तो क्या बोलेंगे। तो टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड में 2 आते हैं, एक होता है इटनरेंट, इटनरेंट मतलब जिनका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, इन लोग को जहां जगह मिले वहां बेच देंगे। और फिक्स शॉप रिटेलर मतलब इनका प्रॉपर एक फिक्स जगह रहता है धंधा करने का। इटनरेंट के अंदर 4 चीज हम लोग पढ़ेंगे, हॉकर एंड पेडलर, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर, स्ट्रीट ट्रेडर और चीप जैक। जिनका भी कोई फिक्स्ड दुकान नहीं रहता, वो ये 4 कैटेगरी में कोई एक से बिलोंग करते हैं। और जिनका अच्छा फिक्स जगह रहता है वो 2 कैटेगरी होता है, एक स्मॉल स्केल शॉप और एक लार्ज स्केल शॉप। स्मॉल स्केल शॉप के जो अंदर का पार्ट है वो अपने सिलेबस में नहीं है। लार्ज स्केल शॉप में 4 पार्ट है, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर, मेल ऑर्डर रिटेलिंग और ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन।
सबसे पहला लिखो ये इग्नोरेंट ट्रेडर क्या होते हैं। जो हम लोग मेन ये हेडिंग लिखे हैं इग्नोरेंट्स, ये कौन होते हैं? Retailers who move from door to door, retailers who moved from door to door, comma selling goods to customer, जिन लोग ऐसे दरवाजे दरवाजे घूमते हैं, गली गली घूमते हैं, सामान बेचते हैं चिल्ला चिल्ला कर, तो उनको हम लोग बोलते हैं इग्नोरेंट ट्रेडर। क्या इनका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस होता है? नहीं, इनका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। इनको जहां जगह मिल गया वहां ये धंधा करते हैं। Retailers who move from door to door, comma selling goods to customer are called itinerant traders. Itinerant trader. Second point, they do not have fixed place for business. ये ऊपर जो मैं ग्रीन कलर से लिखा हूं, सेकेंड पॉइंट, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड प्लेस फॉर बिजनेस। इनका कोई भी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। दे डू नॉट हैव फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। इन लोग अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते होंगे या कम इन्वेस्टमेंट करते होंगे? कम। ऑफ कोर्स सी बात है, ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते तो अंबानी की जगह रहते फिर। अगला पॉइंट, पहला पॉइंट था रिटेलर हु मूव फ्रॉम डोर टू डोर, कॉमर्स सेलिंग गुड्स टू कस्टमर आर कॉल्ड इटिनेरेंट ट्रेडर। सेकंड पॉइंट था दे डू नॉट हैव फिक्स प्लेस फॉर बिजनेस। इनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। थर्ड पॉइंट, दे ऑपरेट ऑन अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। दे ऑपरेट ऑन अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। इन लोग बहुत कम इन्वेस्टमेंट पे रहते हैं विथ लिमिटेड स्टॉक। ज्यादा स्टॉक भी नहीं रखते अपने पास, विथ लिमिटेड स्टॉक। तो उनको हम लोग बोलते हैं इटिनेरेंट ट्रेडर्स। ये घर घर घूमते हैं, गली गली घूमते हैं, चिल्ला चिल्ला के सामान बेचते हैं। इनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता है। और दे ऑपरेट ऑन अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। बहुत कम पैसे में इन लोग अपना बिजनेस चलाते हैं और बहुत कम स्टॉक रखते हैं। ऐसा ज्यादा स्टॉक नहीं रखते हैं। इन लोग कोई गोडाउन वोडाउन मेंटेन नहीं करते हैं। थोड़ा थोड़ा स्टॉक लाते हैं, बिक गया तो ठीक, नहीं तो फिर उसी को बेचते हैं, फिर बिक गया तो नया लेकर आते हैं सामान। अब इसके अंदर चार चीज हम लोग को पढ़ना था इटिनेरेंट के अंदर। पहला हॉकर एंड पेडलर, पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर, स्ट्रीट ट्रेडर और चीप जैक्स। ये हो गया ना लिखना? एक लिख लेते हैं, अभी टाइम बचा है 4 मिनट। लिखो हॉकर्स एंड पेडलर्स। हॉकर्स एंड पेडलर्स। और ऐसा बिल्कुल भी अज्यूम मत करना कि पेडलर्स मतलब गाड़ी का पेडल चला रहे हैं, साइकिल का पेडल चला रहे हैं तो उनको पेडलर्स बोलेंगे। पेडलर का मतलब ही अलग होता है। पेडलर मतलब जो अपने सर में या अपनी पीठ में सामान रख के बेचता है, उसको बोलते हैं पेडलर्स। और हॉकर मतलब जो गाड़ी में सामान बेचता है। वो हर एक माल देखे होगे साइकिल वाला आता है, वो होता है हॉकर। ऐसे ना दिमाग में ऐसे इमेजिन होता है पेडलर मतलब वो साइकिल का पेडल मार रहा होगा तो व्हीकल वाला पेडलर बोलेंगे, वो नहीं होता। पेडलर मतलब जो अपने पीठ पे या बैक पे या अपने सर पे सामान लेकर बेच रहा है। तो लिखो हॉकर एंड पेडलर के अंदर, हॉकर्स कैरी गुड। तो अब कभी हर एक माल वाला है तो ऐसे बोलना कि मम्मी हॉकर आया है करके। हॉकर्स कैरी गुड ऑन व्हीकल्स while peddler carry goods on their back or head। तो दोनों में फर्क है। हॉकर वो होता है जो गाड़ी में रहता है, वो साइकिल हो सकता है, वो बाइक हो सकता है, किसी में भी बेच रहा है उसको बोलेंगे हॉकर। और जो अपने पीठ में या अपने सर में रखकर बेच रहा है सामान, उसको बोलेंगे पेडलर। हॉकर कैरी गुड्स ऑन व्हीकल, फिर while peddlers carry goods on their back or head moving from door to door in residential area to sell their goods। ये हो गया नोट। ये जो मैं हाईलाइट किया उसको बॉक्स में कर दो, या हाईलाइटर हो तो हाईलाइट कर देना। हॉकर जो होता है व्हीकल में रहता है, गाड़ी में रहता है। गाड़ी हो सकता है मोटरसाइकिल, स्कूटी, बाइक, कुछ भी, साइकिल वगैरह सब इसके अंदर इन्वॉल्व है। और अगर पेडलर हुआ, पेडलर या तो सामान अपने बैक पीठ पे रखेगा या तो अपने सर में रखकर चलेगा। एक और लिख सकते हैं, सेकेंड लिखो पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर। नाम से समझ आ रहा है पीरियोडिक मतलब इन लोग समय समय पे आते हैं। जैसे वेडनेसडे मार्केट हो गया, तो वेडनेसडे को जितने भी सब्जी बेचने वाले हैं वो अलग अलग जगह से, अलग अलग गांव वगैरह से आ जाते हैं यहाँ पे बेचने।
तो वो हुए पीरियोडिक मार्केट ट्रेडर्स। इन लोग वीकली भी बेच सकते हैं, मंथली भी बेच सकते हैं। These traders sell their goods on periodical market. Periodic market trader, पीरियोडिक मतलब इन लोग समय समय पे आके बेचते हैं, या तो वीक में एक बार या तो मंथ में एक बार, ऐसा। These traders sell their goods on periodical market like weekly or monthly etc. Like weekly, हफ्ते में एक बार, जैसे वेडनेसडे